हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ सोनू सिंह, स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं सभी को बताऊंगा। सभी क्वेश्चनों को जितने भी ट्रिक संख्या पद्धति से बनेंगी और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं संख्या पद्धति से, उन सभी से संबंधित में क्वेश्चन आपको बताऊँगा। ठीक है, नंबर वाइज। चलिए, मेरा चैनल है स्टडी विद सोनू सिंह, उस पर आप जाके जो मैथ्स की जो कुछ 2 वीडियो डाल दिए हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। मैं हर क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले पढ़ते हैं धन पूर्णांक संख्याएं। संख्या पद्धति में सबसे पहले पढ़ेंगे धन पूर्णांक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी बोले तो अनंत तक। मतलब जो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी प्राकृतिक संख्या हैं। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। चलिए, पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं? शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ दिया जाए, शून्य सहित धन पूर्णांकों को, जो पूर्णांक संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनमें यदि 0 को शामिल कर दिया जाए तो उन्हें 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी होंगी आपकी पूर्ण संख्या होंगी। पूर्ण संख्या किसने कहते हैं? अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी जोड़ दिया जाए तो वे सभी पूर्ण संख्या होंगी। ठीक है। पूर्णांक ऋण पूर्णांकों, शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋण पूर्णांकों, 0, धन पूर्णांकों तथा धन पूर्णांकों का जो समूह होता है वो पूर्णांक कहलाता है। जैसे अनंत से लेके चले तो -3, -2, -1 ये आपके ऋण पूर्णांक हो गए। 0 सहित +1, +2, +3, +4 डॉट 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 अनंत तक, इन्फिनिटी तक, ये सभी आपके पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पूर्णांक। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं सम संख्याएं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं सम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाए, डिवाइड हो जाए, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 अनंत तक, ये सभी संख्या होंगी, ये सभी सम संख्या होंगी। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। चलिए पढ़ते हैं विषम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो पाती, सम विषम। सम मतलब 2 से विभाजित हो जाए, विषम मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो पाती, वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 आपकी विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जाएगा। 3, 5, 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, अनंत तक हो सकती हैं विषम संख्याएं। ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो पाती हैं वो सभी विषम संख्याएं कहलाती हैं। चलिए, भाज्य संख्याएं। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्याएं किसे कहेंगे? ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, मतलब स्वयं से भी, एक से भी, उसके साथ साथ अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाएं, वे सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। अब आप बताइए, आप करेंगे यहाँ पे 1 क्यों नहीं ली? 1 भाज्य संख्या नहीं है, ना भाज्य ना अभाज्य है। 1 ना तो आपकी भाज्य है ना अभाज्य है। 2 आपकी 102 से विभाजित हो रही है और 1 से विभाजित हो रही है, और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए मैंने 2 को यहाँ पे नहीं लिखा है। 4 देखो 1 से विभाजित हो रही है। मैंने परिभाषा बताई है कि जो संख्या स्वयं बोले तो 4 से, तथा 1 के अतिरिक्त, 1 से विभाजित हो रही है, के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से, ये 2 से विभाजित हो रही है। अर्थात मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाएं, जैसे 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाएं, वे सभी भाज्य संख्या कहलाती हैं। आपकी 4 है, वो 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है और 4 से विभाजित है। 6, 8, 9 आपकी 1 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, 10 डॉट 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 इन्फिनिटी तक
ठीक है। भाज्य संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए, अभाज्य संख्याएं, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 2 को। 2 एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। उसके बाद 3 एक और 3 के सिवा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है। 5 एक और 5 के सिवा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है। 7 एक और 7 के सिवा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है। 11 एक और 11 के सिवा, मतलब ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। चलिए, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं मतलब इन संख्याओं में एक तरीके से युग्म, बोले तो जोड़ा बनता है। संख्याओं का वह युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ जोड़ा, उभयनिष्ठ कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो या उभयनिष्ठ जोड़ा न हो। जैसे 2,5 सिर्फ एक उभयनिष्ठ है, इसमें 2 लगे 5 लगे, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 3,7 5,7 ये सभी आपके सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह पर 4 लिख देता हूँ तो ये आपकी सह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसमें जो गुणनखंड है वो 2 कॉमन है। 2 ये 4 है, जो ये भी 2 का गुणनखंड है, तो इसलिए 2,5 मतलब इसमें यदि 2,4 में 2 उभयनिष्ठ 2 कॉमन आ जाती, ठीक है। तो यहाँ पे 2,5 में एक उभयनिष्ठ है, एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, ठीक है। 3,7 में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चलिए पढ़ते हैं परिमेय संख्या। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, वे संख्याएं, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, Q बराबर 0 ना हो। P/Q बोले तो भिन्न के रूप में P/Q, लेकिन यहाँ Q बराबर 0 ना हो। Q बराबर Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, Q बराबर 0 ना हो, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 7 के नीचे 1 रख दीजिए, P/Q। 5 के नीचे 1 रख सकते हैं P/Q के रूप में। 22/7 P/Q के रूप में। 7/9 P/Q के रूप में। मतलब ऐसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकें, वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पे Q बराबर 0 ना हो, जो अंश आपका हर है, हर में 0 ना हो, ठीक है, हर आपका 0 ना हो। चलिए पढ़ते अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें P/Q बोले तो भिन्न के रूप में न लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे पाई आपकी अपरिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए। लेकिन अगर पाई का हम यहाँ पे मान ले लें, जैसे कि 22/7, ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी, जो कि P/Q के रूप में लिखी जाती है। मैं यहाँ पे पाई की बात कर रहा हूँ, पाई की वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। √2 आपकी अपरिमेय संख्या है। √3 आपकी अपरिमेय संख्या है। -√2 आपकी अपरिमेय संख्या। यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि √4, ये आपकी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि √4 का जो गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है, रूट होता है, वो 2 होता है। √4 का जो रूट है वो जो 2 का फैक्टर होता है, ठीक है। √4 2 का वर्ग होता है, तो 2 ये बाहर के लिए 2 के नीचे 1 रख सकता हूँ, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। मतलब 4 है जो आपका एक तरीके स्क्वायर का रूप है, तो यहाँ पे से 2 बाहर निकल आती है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ √2 अपरिमेय, √3 अपरिमेय, -√2 अपरिमेय, ये सभी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। चलिए और आगे पढ़ लेते हैं संख्याओं से संबंधित, फिर क्वेश्चन करेंगे।
चलिए दोस्तों पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं परमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जो परमेय तथा अपरिमेय संख्या होती हैं वो सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब परमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकें, अपरिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके, ये सभी परमेय और अपरिमेय संख्या होती हैं, उन्हीं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि -1 2/3 परमेय, -4/7 पाई, √2 √5 अपरिमेय। ठीक है, चलिए ये हो गई आपकी परमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्रमागत पूर्णांक, क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। जो क्रम से आने वाली पूर्णांक संख्या होती हैं वो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपकी 13, 14, 15, 2, 3, 4, मतलब क्रम से आने वाली जो पूर्णांक संख्या होती हैं वो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, नोट, निकटतम दो क्रमागत पूर्णांकों में एक का अंतर होता है। जो निकटतम दो पूर्णांक क्रमांक संख्या होती है उनमें एक का अंतर होता है। जैसे 14 में से एक गया तो 13, 15 में से एक गया तो 14, तो मतलब एक का अंतर होता है इनमें। ठीक है, निकटतम दो क्रमागत पूर्णांकों में एक का अंतर होता है। माना यदि x कोई पूर्णांक हो, मान लीजिए x कोई पूर्णांक संख्या है तो दूसरी पूर्णांक संख्या होगी x + के 1, तीसरी होगी x + के 2, चौथी होगी x + के 3। इस तरीके से मतलब निकटतम क्रमागत जो पूर्णांक संख्या होती हैं उनमें एक का अंतर होता है। चलिए, क्रमागत सम संख्याएं, क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्या कहलाती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो क्रम से आती हैं, क्रम से आने वाली जो सम संख्याएं होती हैं वो क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 12, और सम संख्या में बता चुका हूँ जो 2 से विभाजित हो जाएं, 14, 16, 18, ये सभी क्रमागत सम संख्या होंगी। नोट, निकटतम दो क्रमागत सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। कितने का? 2 का। जैसे कि 14 में से 12 गए तो 2 बचे, 16 में से 14 गए तो 2 बचे, 18 में से 16 गए तो 2 बचे। मतलब निकटतम क्रमागत सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। ठीक, माना यदि x कोई सम संख्या है, यदि आपकी x कोई सम संख्या है तो दूसरी क्रमागत सम संख्या x + के 2 होगी, 2 का अंतर। तीसरी क्रमागत सम संख्या x + के 4 होगी और चौथी क्रमागत सम संख्या x + के 6 होगी। इसी प्रकार से बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि निकटतम दो क्रमागत सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। क्रमागत विषम संख्याएं, क्रम से आने वाली विषम संख्याओं को क्रमागत विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जैसे कि 2 से विभाजित ना हो, 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी विषम संख्याएं। लेकिन क्रमागत विषम संख्याएं जो क्रम से आने वाली विषम संख्या होती हैं उन्हें क्रमागत विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 11, 13, 15, 17, इनके बीच में भी 2 का अंतर होता है। ठीक है, कितने का? 2 का अंतर। निकटतम दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है। कितना का होता है? 2 का। जैसे कि माना यदि x कोई विषम संख्या है, यदि x कोई विषम संख्या है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या x + के 2 होगी, तीसरी क्रमागत विषम संख्या x + के 4 होगी, चौथी क्रमागत विषम संख्या x + के 6 होगी, ... ऐसे होती चली जाएंगी। मान लीजिए जैसे कि x कोई विषम संख्या आपने अभी बताया मैंने, तो x + के 2, सम संख्याओं में भी x + के 2। मान लीजिए x कोई सम संख्या है तो मान लीजिए x कोई सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है, तो दूसरी सम संख्या x + के 2 होगी। माना x कोई सम संख्या बोले तो 2 है, तो 2 + के 2 तो 4 ही सम संख्या आएगी। चलिए ठीक है, मान लीजिए x कोई विषम संख्या है, x कोई विषम संख्या है तो दूसरी विषम संख्या 2 होगी। क्यों? क्योंकि विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7 कुछ भी रख के देखिए एक की जगह पे, तो हमने यहाँ x की जगह पे 5 रख दी, तो 5 + के 2 = 7 विषम संख्या ही आएगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी संख्या पद्धति से संबंधित कुछ संख्याएं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्वेश्चनों के बारे में। अब आपकी समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे। मैंने आपको जो भी डेरिवेशन संबंधित, जो भी थ्योरी संबंधित परिभाषा थी संख्या पद्धति से संबंधित, वो मैंने आपको बता दीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। जो क्रमागत संख्याएं उनका योग ज्ञात करना।
जैसे कि 2, 4, 6, 8 डॉट 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 60। अब हम इस क्रमागत संख्या का अब हम कैसे पता लगाएंगे कि इनका योग कितना है। 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट 60 तक इनका योग कितना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पदों की संख्या ज्ञात कर लीजिए कि ये पद कितने हैं। तो दोस्तों पदों की संख्या n = पदों की संख्या के लिए सूत्र है अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन सर्वांतर। अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन सर्वांतर प्लस 1, ये आपका सूत्र है। ठीक है, अंतिम पद माइनस के प्रथम पद अपॉन सर्वांतर प्लस के 1। अब ये सर्वांतर क्या होता है दोस्तों? सर्वांतर होता है संख्याओं का अंतर। सर्वांतर मतलब सभी संख्याओं का अंतर होगा, वो सेम होगा। जैसे कि हम यहाँ अंतर देखें, 4 में से 2 गए तो 2, 6 में से 4 गए तो 2, 8 में से 6 गए तो 2। मतलब जो सर्वांतर होता है पदों का अंतर होता है। तो यहाँ पर कितने का अंतर है? प्रत्येक संख्या में 2 का अंतर है। कितने का है? 2 का अंतर। तो यहीं पे है। तो चलिए पदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अंतिम पद 60 माइनस प्रथम पद 2 बट्टे सर्वांतर क्या है आपका? सर्वांतर हो गया आपका 2 प्लस 1, ये हो गया आपका पदों की संख्या। अब कैसे निकालते हैं? 60 माइनस के 2 करेंगे तो कितने बचेंगे? 58 अपॉन 2 प्लस 1। अब मैंने बताया था कि इस तरीके की कंडीशन बने तो इसके नीचे हम 1 मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखो ये 8 है, ये 2 है, कट रही है। 2 से 58 कट रही है क्योंकि ये सम संख्या है। मतलब सम संख्या है ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाएं। तो 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा 18 हो गए, 2 नाम 18, 29। 2 से 58 कट गई 29 बार प्लस 1, 29 प्लस 1 बराबर 30। तो पदों की संख्या दोस्तों कितनी हो गई? बराबर 30। ये हो गई आपकी पदों की संख्या। अब ये तो निकाल लिया आपने पदों की संख्या। अब मैंने क्वेश्चन में पूछा है कि पदों का योग ज्ञात करना। अब योग कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों योग के लिए सूत्र है, तो मैंने योग के लिए सूत्र बताया है अंतिम पद। अब योग ज्ञात कर रहे हैं तो आप यहां पे प्लस लगा दीजिए, प्लस प्रथम पद अंतिम पद प्लस के प्रथम पद अपॉन 2, और इसमें जो पदों की संख्या निकल के आई है n, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए अब यहां से अब आप योग निकाल सकते हैं। अंतिम पद क्या है? 60 प्लस प्रथम पद क्या है आपका? प्रथम पद 2 गुणा पदों की संख्या कितनी निकल के आई है? 30। मतलब 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट 60 तक ये टोटल 30 पद हैं। कितनी संख्याएं? 30 संख्याएं। तो यहाँ पे आप 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए बट्टे 2। तो अब क्या है? पहले आपको कोष्टक सॉल्व करना है। 60 प्लस के 2 बराबर 62 गुणा 30 बट्टे 2। मैंने बताया था मल्टीप्लाई में संख्या ऊपर नीचे की कट जाती है। तो 2 से हम 30 को काटेंगे तो ये कट गया 15 बार। तो 62 गुणा 15 कर दीजिए। 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 छिक्के 90, 90 और 3 93, 930। तो आपका योग क्या हो गया? योग बराबर 930। ये आपका निकलाया योग। ये निकला है आपका पदों का योग। बताइए कहाँ से समझाए? आपको ये सूत्र याद रखना है, ये वाला। अंतिम पद प्लस के प्रथम पद इंटू पदों की संख्या n बट्टे 2। पदों की संख्या कितनी निकल के आई? 30
अंतिम पद 60 प्लस के 2 गुणा 30/2, 60 और 2 62 गुणा 30/2, 2 से 30 कट गई 15, 15 गुणा 15 दूनी 30 की 0, हासिल 3, 15 छक्के 90 और 3 93। मतलब जो योग आ गया वो आ गया 930। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी मैंने बताया था सम संख्या वाला, अब देखेंगे विषम संख्या 1 3 5 7 9 9 ... 69 तक। अब सबसे पहले आप कैसे इन पदों का योग ज्ञात करना है, मैं योग वाले तरीके वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन और बता दूंगा। तो दोस्तों आपको योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करने से पहले आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? तो पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर, पदों की संख्या क्या है? तो पदों की संख्या n बराबर अंतिम पद 69 माइनस प्रथम पद 1 बट्टे सर्वांतर, सर्वांतर बोले तो इनका अंतर, 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 3 गए तो 2, 7 में से 2 5 गए तो 2 अंतर, ठीक है, प्लस 1, 69 में से 1 गए तो 68/2 प्लस 1, 2 से 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 34 प्लस 1 बराबर पदों की संख्या n बराबर आ गई 35। तो आपके पद कितने हो गए जी? n बराबर दोस्तों आपकी संख्या आ गई 35। ये हो गए आपकी पदों की संख्या n बराबर 35। चलिए अब पदों की संख्या n बराबर 35 आ गई, तो अब पढ़ते हैं। हमने पूछा योग, और योग कैसे याद करेंगे? तो योग के लिए सूत्र है, योग बोले तो जोड़, अंतिम पद 69 प्लस प्रथम पद, योग पूछा जाए तो प्लस लगा देना, अगर पदों की संख्या पूछी जाए तो बीच में माइनस कर देना। तो प्रथम पद 1/2 गुणा पदों की संख्या कितनी निकल के आई है आपकी? 35। कितनी निकल के आई है? 35। चलिए 69 और 1 70/2 गुणा 35। अब 2 से 35 तो कटेगी नहीं, मैंने बोलिए गुणा में ऊपर नीचे की संख्या कट जाती हैं, तो 2 से 70 कितनी बार कट गई? 35 बार, मतलब 70 का आधा हो गया 35 गुणा 35। अब दोस्तों अगर आपको स्क्वायर याद है तो बताइए 35 का स्क्वायर कितना होता है? आप तरीका याद कर लीजिए, 30 का स्क्वायर 931, 961 32, 1024 33, 1089 34, 1156 35, 1225। तो 35 गुणा 35 1225। आप गुणा कर लीजिए या फिर स्क्वायर निकाल लीजिए, तो ये हो गया आपका योग 1225। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैसे क्वेश्चन मिलता है आपको कि 3 के प्रथम 10 गुणज, इस तरीके से। मैं योग से संबंधित लास्ट क्वेश्चन और बता रहा हूँ, फिर तरीका दूसरा लेंगे। तो 3 के प्रथम 10 गुणज, तो आप क्या करेंगे? पहला गुणज 3, मतलब 3 के प्रथम 10 गुणज, तो ऐसी जो 10 संख्याएं शुरू वाली जो 3 से, जिनके 3 के गुणज हो रहे हैं, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ... 3 दाढ़ी के 30। ठीक है, ये हो गए 3 के प्रथम 10 गुणज। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया। तो पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या कितनी होगी? 3 के प्रथम 10 गुणज, तो n बराबर पदों की संख्या हो गई 10। अब योग पूछा जा रहा है आपसे, तो योग का आप सूत्र बता सकते हैं कि योग का सूत्र है आपका कि अंतिम पद प्लस प्रथम पद, तो प्रथम पद आपका क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई इनटू पदों की संख्या 10/2, 30 और 3 33 गुणा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, गुणाम 12 कट जाती है, 33 गुणा 5, और 33 का गुणाम 5 से करेंगे तो ये आएगा आपका योग 165। ये हो गया आपका 165 योग। तो इस तरीके से आप योग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ट्रिक नंबर 2 लेके आऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।